Hello students, in our previous lecture we studied about forces, okay? How force act, how interaction between two bodies occur. Now today we'll study about exploring forces and other aspects of the forces. So let us try to learn more about forces. तो क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. So let us choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. तो ऐसी कोई भारी चीज लो जिसको हम ज्यादा जोर से धक्का लगाए तभी वो हिल सकती है. try to push it by yourself. तो पहले खुद ही धक्का लगाने का कोशिश करो. Can you move it? Now ask your friends to help you in pushing it in the same direction. तो जैसे कि ये इंसान है जिसका नाम समझो एक का रमेश एक का महेश, ओके? तो रमेश पहले अकेले ट्राई किया तो नहीं घूटा. फिर उसने बोला अपने दोस्त को महेश को बोला कि महेश चलो हम दोनों साथ में धक्का लगा के बॉक्स को हटाते हैं. तो जब महेश और रमेश दोनों ने साथ में धक्का लगाया तब ये बॉक्स था वो आगे बढ़ने लगा. मतलब क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया. तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है एक ही तरफ से तो फोर्सेस ऐड होते हैं. तो समझो रमेश महेश सुरेश हिमेश सारे के सारे एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो जो बॉक्स होगा वो जल्दी जल्दी खिसकेगा. समझ में आया? तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि व्हेन फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम डायरेक्शन देन दे एड अप ईच अदर. तो क्या करेंगे वो ऐड हो जाएंगे. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वही ऑब्जेक्ट लो बट सुरेश और महेश ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तब फोर्स एक दूसरे को माइनस करेंगे. मतलब कि इसका फोर्स और इसका फोर्स, सुरेश का फोर्स माइनस महेश का फोर्स, जिसका ज्यादा होगा उसकी तरफ थोड़ा खिसकेगा, जिसका कम होगा उसकी तरफ थोड़ा नहीं खिसकेगा. उस तरीके से, ओके? तो क्या होगा कि व्हेनेवर फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम डायरेक्शन दे एड अप ईच अदर एंड व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन दे differentiate each other, means that they are subtracted from each other, okay? Now have you ever seen game of tug of war? In this game two teams pull the rope in opposite direction. The member of both the teams try to pull the rope in their direction. तो ये टग ऑफ वॉर है. तो यहाँ पे these girls are pulling the rope in their way and this team is pulling the rope in their direction, okay? So now what is happening कि जब भी दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में जिस जगह पे फोर्स ज्यादा लगेगा उस तरफ जाएगी. देखो ये वाले डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये वाले डायरेक्शन में जाएगी. अगर ये वाले डायरेक्शन में लगेगा ज्यादा तो ये वाले डायरेक्शन में जाएगी, ओके? और दोनों के दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हो, मतलब इक्वल अमाउंट के हो रहे हो, तो ये जो रुमाल है वही के वही चिपका रहेगा. मतलब कि इफ forces act on opposite direction are equal then there will be no change in the state of motion. तो state of motion में कोई change होगा नहीं, okay? The rope in the same direction, sometimes the rope simply does not move. It is not similar to the situation shown in figure 11.3b. वो दो लड़कियां थी, वो एक दूसरे से वो खेल रहे थे ना, चक्री घूम रहे थे, उसके बारे में, बराबर. The team that pulls harder, that is applies a larger force finally wins the game. तो जो ज्यादा तेज पुल करेगा वो जीत जाएगा क्योंकि वो उन्होंने फोर्स ज्यादा लगाया और ये रुमाल उनकी तरफ खिसका लिया पूरा, ओके? नाउ forces applied on an object in same direction add to one another. जैसे हमने बोला कि forces are applied add to one another, okay? Now recall what happened when you and your friend push the heavy object in the same direction, okay? If two forces तो देखो यहाँ पे दूसरा है, if two forces act on the opposite direction of an object, the net force acting on it is difference between the two forces. तो कितना फोर्स लग रहा है वो दोनों के दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनके डिफरेंस के बराबर होगा. मतलब बड़े फोर्स, ज्यादा फोर्स में छोटे फोर्स को माइनस करेंगे
और जो आंसर आएगा वो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हमें एडिशन करना है। ओके, नाउ what did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy object from the opposite direction? तो opposite direction में कर रहे थे, क्या हुआ था? तो recall that in a tug of war when two teams pull equally the hard, the rope does not move in any direction. तो इक्वली हार्ड दोनों साइड से अगर पुल कर रहे हो तो क्या होगा, या दोनों साइड से पुश कर रहे हो, जैसे कि समझो कि ये इंसान है, ये रमेश और सुरेश। ओके, तो रमेश और सुरेश का फोर्स, जो सुरेश इस बॉक्स पे लगा रहा है वो इस दिशा के अंदर घुमाने के लिए, और सुरेश इस बॉक्स पे लगा रहा है इस दिशा के अंदर चीज को मूव करने के लिए। बट दोनों का फोर्स अगर इक्वल हो रहा है तो क्या होगा, ये चीज घूमेगी, मतलब कि ये चीज मोशन में आएगी नहीं। वी हैव लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो दो फोर्स हो गए वो एक दूसरे से ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा एक एक्ट कर रहा है, कि ऊपर के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या ग्रेविटेशन के ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, वो सब हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्सेस चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंज। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब कि जिस नंबर जितना, जैसे मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि समझो कोई चीज है 5 किलो की, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वेट में 5 किलोग्राम, मास में मतलब के। तो वैसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो पूरे का पूरी बॉडी होगी, मतलब इफेक्ट होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, समझो जैसे कि यहाँ पे ही समझा रहा है कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये चीज मूव करेगी नहीं। बट ये अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो चीज इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा लगा रहा है। ओके, बट अगर दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दे, तो ये इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, ये भी यहाँ पे आके फोर्स लगाएगा, तो मतलब यहाँ पे इस बॉक्स पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, 15 न्यूटन का, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फोर्स के इंपॉर्टेंट होते हैं फोर्स को अप्लाई करने के लिए। ओके, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो एक से ज्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकते हैं या लगते हैं, बट उसकी इफेक्ट डिपेंड करती है टोटल फोर्स कितना लग रहा है। कोई इस डायरेक्शन में लगेगा, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, मतलब हर एक फोर्स होता है उसका कैलकुलेशन होगा, एनालिसिस होगा, और उसके बाद एनालिसिस होने के बाद फोर्स कितना एक्ट करता है, टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। किस तरीके से करता है चलो हम समझते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो क्या होता है एक्चुअल में, वो हम समझते हैं। ओके, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इन ऑन लेवल सरफेस। एक सीधा सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस, उस पर रखो। Such as a table on the top of a concrete floor. Now gently push the ball along the level of the surface. तो थोड़ा सा पीछे धक्का लगा तो बॉल होगी वो गोल गोल घूम के आगे जाएगी। Does the ball begin to move? बॉल मूव करना चालू किया। Push the ball again while it is still moving. तो जैसे वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पीछे से वापस थोड़ा सा हल्का सा धक्का दो, तो क्या करेगा, उसकी स्पीड में चेंज होगा, वो फास्ट मूव करना शुरू हो जाएगी। ओके, इट देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर उसी डायरेक्शन में लगाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। तो आपकी पाम बीच में रखो इस तरीके से, ऐसे बीच में हाथ लगा दो। ओके, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा फोर्स, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। तो आपके पाम को मूविंग बॉल को पकड़ने के लिए अगर होल्ड करवाते तो क्या होगा। ओके, तो ये सारे आपको एक्सपेरिमेंट करने और देखने क्या होता है। तो चलो उसके बारे में हम समझते क्या होता है। यू माइट रिकॉल द सिमिलर सिचुएशन फॉर एग्जांपल व्हाइल
taking a penalty kick in a football, a player applies a force on a ball before being hit. The ball was at the rest. तो बॉल ऐसे ही पड़ा था, फिर क्या हुआ, फुटबॉलर जो था वो प्लेयर ने उसे किक किया तो वो गोल पोस्ट की तरफ बढ़ा. ओके, सो इट इज एट अ स्पीड ऑफ 0. तो जब बॉल ऐसे ही पड़ा है तो उसका टाइम इंक्रीज होता रहेगा. स्पीड इज इक्वल टू क्या था, d/t. बट उसका डिस्टेंस होगा वो चेंज होगा नहीं. तो 0 बाय कितना भी टाइम हो 0 ही आंसर आएगा. ओके, तो उसकी स्पीड हो 0 है ऐसे पड़े हुए बॉल की. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल पोस्ट. तो गोल पोस्ट है उसकी तरफ अगर फोर्स पीछे मतलब कि लगाता है, वो हिट करता है जब भी प्लेयर, तो वो जो बॉल होगा वो गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जम्प्स अप टू सेव द गोल. तो जब भी गोल कीपर डाइव करता है या जंप करता है गोल बचाने के लिए. ओके, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल. तो उसके एक्शन से वो मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. तो फोर्स जो अप्लाई करता है उसे या तो फिर वो बॉल रुक जाएगा या तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एंड सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और गोल होगा नहीं. इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0. तो गोल कीपर होगा वो उसको बॉल को स्टॉप करने के लिए सक्सीड होता है तो बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0. तो दिस ऑब्जर्वेशन कैन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज द इट्स स्पीड. तो उसकी स्पीड बदल सकता है. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन स्पीड इंक्रीजेस. इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन देन द रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ द स्पीड. तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, द स्पीड इंक्रीजेस. एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड डिक्रीजेस. ओके, तो ये दो चीज है. और तीसरी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मूविंग की. आई हैव सीन चिल्ड्रन कंप्लीटिंग विथ वन अनदर इन अ मूविंग रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट. I now understood why the speed of this tire increases whenever it is pushed. तो ये टायर बच्चे पहले चलाते थे, मैं भी छोटा था तो चलाया हुआ है. ये टायर ऐसे साइकिल के टायर होते हैं, उसे एक लकड़ी लेके बच्चे पीछे से हिट करके आगे बढ़ाते थे. तो ये टायर होता था जब भी पीछे से ऐसे हिट करता था बच्चा तो ये टायर अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता था. क्यों? क्योंकि टायर फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है और बच्चा पीछे से लगा के उसकी डायरेक्शन और स्पीड में फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होती रहेगी. ओके, नाउ पहल इज क्यूरियस टू नो वेदर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. तो फाइंड आउट करो चलो. नाउ टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3. मेक अ बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश. जैसे पुश कराओ. नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8b. In doing so, what would apply? You would apply force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction? The direction after it strikes the ruler. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes the different angles. Okay? तो ऐसे रखोगे तो क्या होगा, बॉल रुकने की संभावना होती है. बट अभी क्या करना है आपको, बॉल यहाँ पे रोल हो रहा है तो ऐसे रखो, कुछ एंगल बनाओ ताकि हमें पता चले कि ये बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या नहीं करता है. ओके, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जब भी ये बॉलर जो होता है वो बॉलिंग करता है तो वो बैट को बॉल छूते ही क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो चेंज करेगी और बाउंड्री की तरफ जाएगी. ओके, पर अगर बैट हिट नहीं होता है तो स्टंप की तरफ जाएगी और आउट हो जाएगा प्लेयर. तो इसी तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर्स जब भी किसी भी चीज पे अप्लाई होता है तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकती. ओके, अ बॉल इज सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग इन द लेवल सरफेस. नाउ द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स टू द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ. तो डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है. ओके, now let us consider more examples in the game of volleyball. The player often push the moving ball to the teammates to make a winning move. तो वॉलीबॉल के अंदर एक दूसरे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करते हैं हर बार. ओके, समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ अ कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट. तो पुशिंग या स्मैशिंग करके बॉल को अदर कोर्ट के अंदर डालते हैं. इन अ क्रिकेट द बैट्समैन प्लेस हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट.
जैसे क्रिकेट के अंदर भी बैट से बॉल पे फोर्स अप्लाई करके अपना शॉट खेलते हैं. इट इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस. तो कोई चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर बॉल के? तो हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है. जो जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा होता है और बीच में कोई भी शॉट लगाता है, मतलब कि क्रिकेट का शॉट प्ले करता है बैट से या तो फिर वॉलीबॉल यू प्ले करता है, तभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस. ओके, वेन एवर इट इज हिट बाय बैट और अ हैंड, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल changes. Okay, now the change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as the change in the state of motion. Okay, तो change in state of motion क्या है? तो change in either the speed of an object, तो speed में change होता है, या तो फिर direction of motion. Okay, thus the force may bring the change in the state of motion of an object. तो force है वो motion में तो change लाता ही है. Okay, एक इस तरीके से motion होगा. Okay, now द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय स्पीड. तो उसकी स्पीड से डिस्क्राइब करता है कि उसकी स्पीड 0 है या कुछ है. एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ अ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द जीरो स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. तो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कि ऐसे ही पड़ा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0. एन ऑब्जेक्ट मे बी एट द रेस्ट और इन अ मोशन और बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो अगर वो रेस्ट ऐसे ही पड़ा है, जैसे कि ये लैपटॉप है ऐसे ही पड़ा है मेरे टेबल के ऊपर, तो वो 0 स्पीड में है, मतलब वो मोशन में है. स्टेट ऑफ मोशन में तो है ही, पर उसकी स्पीड कितनी है? 0. इसीलिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा नहीं है. बट अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक के ऊपर लैपटॉप पड़ा है, तो बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड है उसकी, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है? मूविंग में. ओके, एट 40 किलोमीटर पर आवर. नाउ डज इट मीन दैट एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो ऐसा जरूरी है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ही हो? फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन में ही चेंज होता है, या तो फिर स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है, या तो फिर डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसा पॉसिबल है? लेट अस फाइंड आउट. It is common experience that many times the application of a force does not result in the change of state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you try the maximum force that you can exert. तो चलो हम समझते हैं कि हमारी स्कूल है. ओके, अगर आप सारे स्टूडेंट मिलके एक साइड से स्कूल को धक्का लगाओगे तो स्कूल अपने स्टेट ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन है वो चेंज करेगी? नहीं करेगी. इतना सारा फोर्स लगेगा तो भी चेंज नहीं करेगी. तो कभी कभी पॉसिबल ऐसा होता है कि कभी बहुत बड़ा भारी चीज होती है, वो फोर्स के एप्लीकेशन से अपनी पोजीशन चेंज करती नहीं है. अगेन, नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. तो पुश करते हैं पर वॉल घूमती नहीं है. तो दूसरा है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. ओके, और दूसरा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करता है. जैसे कि डनलॉप हो गया, ओके, उसको दबाते हैं तो कैसा होगा? दब जाएगा. फिर वो मिली बॉल होता होगा, स्पंज बॉल बोलते हैं जिसे, वो उसे दबाते हैं तो अपना क्या होता है? शेप चेंज करता है, फिर वापस अपने शेप में आ जाता है. सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 इन टेबल 11.2 इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव. कॉलम 2 of a table subjects the manner in which the force can be applied on it, and column 3 shows the diagram of an action. Now try to observe the effects of a force as many the situation as possible. You also can add similar situation using the available materials from your environment. Note your observation column 4 and 5 of the table. तो लिखो description of situation. lump of a dough on a plate. कैसे होता है? प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड. तो कैसे करते हैं हम? आटा गूंथते हैं तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. कोई मोशन में चेंज हो रहा है? नहीं. शेप हो रहा है? हाँ. अ स्प्रिंग फिक्स्ड इन अ सीट ऑफ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन इट. तो ऊपर बैठते हैं तो स्प्रिंग क्या होगी? एलोंगेट होगी, उसकी शेप चेंज होगी. ओके, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? नो, बट शेप होगा चेंज. रबर बैंड खींचते हैं तो शेप चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है? नहीं. प्लास्टिक मटेरियल. तो ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जहाँ पे उसका स्टेट ऑफ मोशन उसका शेप चेंज होता है बस स्टेट चेंज होता नहीं है. ओके, नाउ व्हाट वुड यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस नोटेड इन टेबल 11.2? व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स
ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड बलून मतलब फूला हुआ फुग्गा जो होता है उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स, तो दोनों पाम के बीच में मतलब दोनों हाथ के बीच में अगर दबा देते तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ अ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक चपाटी, तो क्या होता है शेप का एक बॉल ऑफ डो होता है, ओके उसको फिर हम चपाटी बनाने के लिए वो बेलन से उसे रगड़ते हैं, जो चपाटी बनाने का होता है, ओके जो लकड़ी का बना हुआ होता है उस पे अगर बेलन से डाल के हम वो बॉल होता है जो आटे से बना हुआ उसको हम रोल करते हैं बेलन से, ओके सो व्हाट हैपेंस कि वो अपना शेप चेंज करके सर्कुलर शेप में आ जाता है। एक्चुअली सिलिंड्रिकल शेप होता है जिसकी समथिंग थिकनेस होती है, समथिंग रेडियस होता है, उसका सर्कमफरेंस होता है, ओके तो वो अपना शेप चेंज करती है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ऑल ऑफ दिस एग्जांपल शोज दैट एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है वो उसका शेप भी चेंज कर सकता है। एंड परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, तो अगर ऐसे पड़ा हो तो फोर्स होता है वो मूव करवा सकता है। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। इफ इट इज मूविंग मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज करता है। मे ब्रिंग अ चेंज अबाउट इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसका शेप भी चेंज करता सकता है फोर्स। एंड मेक अस सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, तो कुछ या सारी की सारी ये इफेक्ट हो सकती है, ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये चीज काम की है, आप नोट कर देना अगर कर रहे हो तो, ओके नाउ while force may cause one or more of this effect, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force, तो ये सारे की सारी जो एक्शन है उसमें से कोई भी एक भी एक्शन अगर फोर्स के एप्लीकेशन नहीं होता है तो हो सकती है नहीं, तो फोर्स जरूरी होता है। take a place without the action of a force, thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, and it cannot change the direction of by itself, and its shape cannot be changed itself, तो उसका शेप भी चेंज होगा नहीं। तो वो बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो जब तक कोई फोर्स लगता नहीं है तब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन होगा, वो ऑब्जेक्ट चेंज करेगा नहीं। और हम जब साइकिल को या कोई बॉल को हम रोल करवाते हैं तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो रुकता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो बॉल रुकेगा नहीं, और एक तरफ से फोर्स लगेगा तो वो बढ़ता ही जाएगा आगे, कभी रुकेगा नहीं। और ऐसे ही जो फोर्सेस लगे हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ और वो सब है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ही घूम रहे हैं सन के आजू बाजू, ओके नाउ वी शैल स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ओके कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब कि ऐसे फोर्सेस जिसको लगाने के लिए कॉन्टैक्ट मतलब कि बॉडी और जिस बॉडी से फोर्स लग रहा है उन दोनों का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी होता है, एक दूसरे के टच होना जरूरी होता है। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, तो उसको टच किए बिना किसी बुक को उठा सकते हो नहीं। सो पहला है मस्कुलर फोर्स, उसके अंदर किसी भी चीज को मस्कुलर फोर्स लगाना हो तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी टेबल को हम करते हैं ना दूसरे क्लास के अंदर से बेंच लेके, अच्छी बेंच लेके आके अपनी खराब वाली बेंच उस क्लास के अंदर रख देते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो बिना कांटेक्ट के, बिना बेंच को टच किया बेंच को उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। इसीलिए मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है। कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और पीस ऑफ रोप। तो कोई भी बड़ा पत्थर उठाने के लिए करते हैं, बीच में छोटा पत्थर रख के हम एक लीवर बनाते हैं, तो वो भी कांटेक्ट हो गया। When we push off an object like a school bag or lift a bucket of water
वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, तो फोर्स कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शंस ऑफ अ मसल इन अ बॉडी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड muscular force. Okay, now it is the muscular force that enables us to perform the activities involving the movement of bending of body. तो muscular force ही है जो सारी मदद करती है बॉडीज को मूव करने के लिए और वो सब. Okay, in class 7 you have learned that the process of direction of the digestion in a food gets pushed through the alimentary canal. Could it be a muscular force that does it? तो muscular force ये करता है. You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हवा अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं. तो क्या तभी भी मसल इन्वॉल्व होते हैं? तो मसल कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में समझना है. Animals also make use of muscular force to carry heavy loads, carry out the physical activities and other tasks. Animals like bullocks, horses, donkeys and camel are used to perform various tasks for us. In performing these tasks they use the muscular force. तो ये सारे काम जो हम करवाते हैं उनसे मजदूरी वाले वो जानवर है वो भी अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हैं. हमारा कम मस्कुलर फोर्स होता है, उनका ज्यादा होता है. Okay, since muscular force can be applied only when it is in contact with object, it is also called contact force. Other type of contact forces, दूसरे type of contact forces है. तो देखो फ्रिक्शन, जब भी दो सरफेस होती है एक दूसरे को टच करती है तब फ्रिक्शन लगता है. Recall some of your experiences. A ball rolling on the ground gradually slows down and finally comes to the rest. तो जब भी हम बॉल रोल करवाते हैं ग्राउंड पे तो धीरे थोड़ा आगे बढ़ता है. जब एक्शन फोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो धीरे धीरे बॉल रुक जाएगा. रुक क्यों जाएगा? तो बॉल की सरफेस के बीच में और जिस सरफेस पे वो रोल कर रहा है उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है. जब भी हम साइकिल के ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक पेडल्स होते हैं, वो जो ब्रेक लाइनर्स होते हैं वो जो साइकिल की रिम होती है उस पर टच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रिम की सरफेस के बीच में और जो ब्रेक पेडल्स होते हैं उसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से हमारी साइकिल रुकती है. Okay, gradually slows down and finally comes to the rest. When we stop pedaling a cycle, it gradually slows down and finally comes to the stop. A car or a scooter also comes at a rest when the engine is switched off. Similarly, the boat comes to the rest when we stop rowing it. Okay, तो ये सारे क्यों स्टॉप हो जाते हैं? Can you guess? Add some of the more such examples. ऐसे दूसरे examples add कर सकोगे. In all these situations, no longer force appear to be acting on an object, yet the speed gradually decreases. तो कोई फोर्स लगता नहीं है तो उसकी स्पीड होगी वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है. And they come to the rest after some time. तो और वो रेस्ट पे आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद. What caused the change in the state of the motion? तो वो चेंज क्यों होता है? Okay, could some of the force be acting on them? तो कुछ फोर्स लगता है उन पे. तो can you guess the direction of which the force must be acting on this case? तो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो फोर्स अगर नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें ऑब्वियसली दूसरा फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. तो किसी भी चीज की एक्शन स्टॉप होती है तो हमेशा ये याद रखने का कि फ्रिक्शन है वो उसकी ऑपोजिट, उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है. ओके, सो द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन ऑल दिस एग्जांपल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो कौन सा फोर्स है? तो जो भी कोई भी एक्शन को बंद करने की कोशिश बंद करता है. ओके, द रोलिंग या वो सब एक्शन को रोकने की कोशिश करता है तो वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ अ बॉल ऑन अ ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट. सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स द स्टॉप व्हेन यू स्टॉप इट रोइंग. तो वो बोट को क्या रोकता है? तो फ्रिक्शन ही रोकता है कि वाटर की सरफेस के और बोट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए वो रुकता है. ओके, नाउ वैसे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द थ्रो इन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स इन अ डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो उसका डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट टू द मोशन होगा. ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट. Okay, since the force of a friction rises due to the contact between the surface, it is also an example of contact force. तो बिना contact के तो friction लगेगा नहीं, इसीलिए ये भी एक example है contact forces का. You will learn more about this force in chapter 12. The chapter 12 के अंदर उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे. Okay, you may be wondering whether it is essential for agent applying force. तो ऐसा agent की ज़रूरत है apply force के लिए. Okay, on an object to be always in a contact with. तो फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत है
लेट अस फाइंड आउट। तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर समझेंगे विच आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।